हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 14th ऑफ अगस्त का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 4 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है जो फॉरेस्ट राइट के टाइटल्स हैं छत्तीसगढ़ में मिसिंग हुए हैं। आखिर ये पूरा मुद्दा क्या है, क्यों इस पे इतना डिस्कशन चल रहा है, उस सारी चीज़ों का आपको मैं इन डिटेल रिव्यू दूंगा। जीएस पेपर 2 गवर्नेंस, साथ ही साथ ये एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए भी रिलेवेंट है। ये इसमें आपको मैं समझाऊंगा क्या होता है एक्चुअल में फॉरेस्ट राइट, क्या होता है फॉरेस्ट राइट टाइटल्स, कैसे पीआईएल फाइल की गई तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली पिछले 17 महीनों में बहुत सारे फॉरेस्ट राइट के टाइटल्स डिसअपियर हुए हैं गवर्नमेंट रिकॉर्ड से। मैं इन डिटेल आपको समराइज करूंगा चीज़ों को। सेकेंड आर्टिकल में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कंचा गाची बाउली फॉरेस्ट केस के ऊपर। ये जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए रेलेवेंट है। ये इसी पे मैं आपको समझाऊंगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिए हैं, क्यों ये फॉरेस्ट केस इतना रेलेवेंट है, वो सारी चीज़ें आपसे इन डेप्थ में डिस्कस करूंगा। थर्ड आर्टिकल डिस्कस करता है इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट लॉन्च होने जा रही है। कॉन्स्टलेशन मतलब होता है जब बहुत सारी सैटेलाइट्स एक साथ एक एरिया में स्पेस में रहें, ठीक है, उसे कॉन्स्टलेशन कहते हैं। मोर देन वन सैटेलाइट्स जब एक ही काम को करें जनरली। ये जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक के लिए रेलेवेंट है। इसमें और डिटेल में आपको समझाऊंगा होता क्या है कॉन्स्टलेशन, कैसे अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, क्या है उस इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट फर्म का नाम जिससे कनेक्ट करके इसरो ने पार्टनरशिप की है, सब कुछ आपको समझाऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा इसका सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। कल के आर्टिकल में आपको मैंने इन डिटेल समझाया था इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से। आप सिंपल टेलीग्राम पे जा करके इस येस्टरडे का जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करिए और वहाँ पे यही सेम क्वेश्चन प्रोवाइडेड है, उसका मैंने आंसर भी प्रोवाइड किया हुआ है वहाँ पे। आज मैंने दोबारा यही क्वेश्चन लिया है क्योंकि आई वांट आप इस आर्टिकल के जो पॉइंट्स हैं उसको इस पे मेंशन करिए, क्योंकि ये जो हुआ है इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट की बात, इसका इम्पैक्ट सोशल जस्टिस पे भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट सोशल इकोनॉमिक कंडीशन पे भी पड़ेगा। मैं हर एक चीज़ आपसे डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से इसका रिलेवेंस इतना ज़्यादा है, राइट। लास्ट आर्टिकल हमारा डिस्कस करेगा आरबीआई ने किस तरीके से फ्री एआई कमेटी, आरबीआई की जो रिपोर्ट थी उसमें क्या क्या चीज़ें बोली हैं कि जो एआई है किस तरीके से एआई को गवर्न करना होगा, एआई का क्या फ्रेमवर्क होगा, या फिर एआई के फंडामेंटल्स क्या होंगे जिस तरह से एआई का यूज़ होगा। अब यहाँ पे आरबीआई है तो बात होगी फाइनेंशियल सेक्टर की। इन शॉर्ट कहा जाए तो बैंकों में एआई कैसे इस्तेमाल किए जाएंगे उसके ऊपर आरबीआई ने अपने सजेशंस दिए। मैं आपको एक एक डिटेल में समझाऊंगा जो जो सजेशन दिए हैं, किस किस चीज़ के ऊपर बात करता है आरबीआई। ये जो आर्टिकल है जीएस पेपर 3 के लिए रेलेवेंट है, साइंस एंड टेक भी इसमें आएगा क्योंकि ये चीज़ बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। फिर मैं आपको समझाऊंगा चैलेंजेस क्या क्या हैं एआई के फाइनेंशियल सेक्टर में, वो भी आपसे डिस्कस करूंगा। फिर इन डिटेल आपको मैं सेम उसी बेसिस पे बेनिफिट्स बताऊंगा और आपको मैं एक सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा जिससे आपको एक क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो सके कि एक्चुअली में समझते कैसे हैं आर्टिकल के पॉइंट्स को, ठीक है। काफ़ी चीज़ों का डिस्कशन होगा, आप इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अब हुआ क्या, रिसेंटली एक पीआईएल फाइल की गई जिसमें ये पाया गया जो फॉरेस्ट राइट एक्ट था, ठीक है, उसके अंदर फॉरेस्ट राइट के टाइटल्स देने की जो डिस्कशन था वो बहुत सारे डिसअपियर हो चुके हैं। अब आपको ये समझना होगा फॉरेस्ट राइट टाइटल है क्या एक्चुअली में, क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में ये कहा गया है कि फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं उनके पास राइट होंगे फॉरेस्ट के, ठीक है, उनको टाइटल मिलेगा। लेकिन अब ये जो पीआईएल रिसेंटली फाइल की गई उसमें ये आया कि पिछले 17 महीनों में थाउजेंड्स ऑफ फॉरेस्ट राइट जो टाइटल हैं वो ले लिए गए, डिसअपियर हो चुके हैं इन शॉर्ट गवर्नमेंट रिकॉर्ड से, ठीक है। अब इसमें डेटा डिस्क्रिपेंसीज कैसे आई हैं, अगर बस्तर रीजन में बात की जाए तो ये 37,000 से 35,000 आ गए। राजनंदगांव में बात की जाए तो ये 40 to 20 आ गए। बीजापुर में, अब देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप कोई भी एक पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने क्वेश्चन जब आप आंसर को फ्रेम कर रहे हैं, वहाँ पे आप इस पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं एग्जाम्पल दे करके कि जो फॉरेस्ट राइट के टाइटल हैं डिसअपेयर हुए, फॉर एग्जाम्पल राजनंदगांव में 40 to 20 आ गए, ठीक है। ये लिखने से क्या होगा, एक एग्जामिनर को आइडिया लगेगा कि आपके पास ऑन ग्राउंड करंट डेटा भी है,
ठीक है। अब इसका एक्सपर्ट क्या व्यू कहते हैं, एक्सपर्ट कहते हैं कहीं ना कहीं ये जो डिक्रीज हुआ है इतने फॉरेस्ट, मतलब ये मान लो इंसान है, ये यहाँ पे इसके पास 10 पेड़ हैं, तो इसके पास इसके राइट है कि इसको कैसे यूज़ करना है, यही होता है फॉरेस्ट राइट एक्ट सिंपल सी भाषा में। ये तो मैंने एक लेमन टर्म में आपको समझा है, बट ये एक बड़े फॉरेस्ट एरिया में बात होती है इसकी, ठीक है। एक्सपर्ट इस चीज़ को कहते हैं कि ये बहुत ही अनयूजुअल है, क्योंकि पूरे फॉरेस्ट राइट एक्ट में कहीं पर भी जो टाइटल इस इंसान को मिल गया है, अगर इस एक्ट के अंदर में इस इंसान के पास यहाँ 25 से 30 पेड़ों के राइट मिल चुके हैं, तो ये नहीं होगा कि वो टाइटल ले लिए जाएंगे। विड्रॉल का कोई भी प्रोविजन नहीं है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में। गवर्नमेंट ने इसके रिस्पॉन्स में क्या एक्सप्लेनेशन दिया, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई मे भी हो सकता है मिसकम्युनिकेशन हुआ हो, रिपोर्टिंग एरर हो सकता है, ठीक है, बिटवीन ग्राम सभा, सब ग्राम सभा का ध्यान रखिएगा क्योंकि ग्राम सभा ही फंडामेंटल यूनिट होती है। अभी इसी से कनेक्टेड मैं आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट लेवल, क्योंकि ऐसे सीक्वेंस काम करता है। गवर्नमेंट कह रही मे बी थोड़ा बहुत मिस इंटरप्रिटेशन हुआ और रिपोर्टिंग एरर हुआ हो। अब इस चीज़ को थोड़ा समझें कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है फॉरेस्ट राइट एक्ट का। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है देखा जाए तो ये एक तरीके से राइट्स हैं जो ग्रांट किए जाते हैं फॉरेस्ट लैंड पे, जो वहाँ की शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती हैं या जो और वहाँ के फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, किसके लिए, रहने के लिए, लाइवलीहुड के लिए और रिसोर्स यूज़ के लिए। मतलब ये है इंसान, इसके आसपास का मान लेते हैं 100 स्क्वायर फीट का एरिया है, ये मैं एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, तो उसके पास क्या राइट होगा, यहाँ पे वो आके रह सकता है, लाइवलीहुड हो सकती है, रिसोर्स का यूज़ वो बहुत ही बोलते हैं ना जुडिशियस फॉर्म में कर सकता है, या कहा जाए बैलेंस फॉर्म में कि एक्सप्लॉइटेशन ना हो। बट ये चीज़ें कुछ डिस्ट्रिक्ट्स पे नहीं इंप्लीमेंट हुई थी, कौन सा, ये फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेकर के। अब अगर देखा जाए मई 2025 के अकॉर्डिंग, तो छत्तीसगढ़ 43% ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एरिया जो है वो अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट के टाइटल में आता है। मतलब टोटल फॉरेस्ट राइट एक्ट में जो टाइटल का डिस्कशन हुआ है उसमें छत्तीसगढ़ 43% में, ठीक है। अब रिसेंटली जैसे डी नक्सलिज्म स्टार्ट हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसका इम्प्लीमेंटेशन स्लो है। आपको भी रिसेंटली एक आर्टिकल मैंने समझाया था कि नक्सलिज्म में मेन जो स्टार्ट होती है, जो माओइस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उनके वहाँ पे जब फॉरेस्ट में माइनिंग एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है या फिर कॉरपोरेट आके फॉरेस्ट में बोलते हैं ना पूरी तरीके से एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, तब लोगों की डिमांड रहती है कि नहीं आपने हमसे हमारे राइट ले लिए। मतलब इस वजह से लोग पूरी तरीके से एक्सट्रीमिज्म पे चले जाते हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स, काफ़ी पॉलिसीज़ बनाई है जिससे डी नक्सलिज्म हो या नक्सलिज्म या माओइस्ट एक्टिविटीज़ कम हो। तो उसमें एक की फैक्टर निकल के आया है कि ये जो इंसान रह रहा है उसके पास यहाँ के फॉरेस्ट राइट उनको दोबारा रीस्टोर किए जाएँ, उनको फॉरेस्ट राइट मिले, जिससे लोग अवेयर हों, उनको ये एहसास हो कि सरकार उनके अगेंस्ट नहीं है, सरकार उनके फेवर में काम कर रही है और उन्हें ये चीज़ समझनी होगी। ये तरीके होते हैं जिससे हम एक प्रॉपर लेवल पे समझ सकते हैं कि आखिर किस तरीके से माओइस्ट या डी नक्सलिज्म स्टार्ट होता है, ठीक है। गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स को लाती है जो नक्सलिज्म अफेक्टेड एरियाज़ होती है, जिससे लोगों को अवेयरनेस हो। जो बहुत ही ज़्यादा एजड लोग हैं वो लोग तो चेंज नहीं होंगे, बट जो वहाँ पे यंग पॉपुलेशन है उनके पास जब गवर्नमेंट सर्विस पहुँचेगी तो वो इन्फ्लुएंस नहीं होंगे वन साइडेड, ठीक है। तो ये बेसिक एक एस्पेक्ट था। अब मैं आपको बताता हूँ गवर्नमेंट रिकॉर्ड का टाइटल्स का मतलब क्या होता है। जनरली फॉरेस्ट राइट एक्ट में एक टाइटल है, वो है गवर्नमेंट रिकॉर्ड टाइटल, ठीक है। अगर जीआर टाइटल नाम से कोई चीज़ दिखे तो समझ जाइए फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में एक प्रोविजन है, वो है गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर टाइटल्स दिया जाएगा, जो जिसे हम लोग फॉरेस्ट राइट टाइटल्स कहते हैं। ये किसी इंडिविजुअल को भी मिल सकता है, कम्युनिटी को भी मिल सकता है, किसके लिए, फॉर रिकॉग्नाइज्ड फॉरेस्ट लैंड यूज़। मतलब किसी फॉरेस्ट होगा, मान लो एक्स फॉरेस्ट है, उसकी एरिया है 1000 स्क्वायर फीट, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर दिया कि ये एक्स फॉरेस्ट ए कम्युनिटी के अंडर में रहेगा, जहाँ पे वो लाइवलीहुड कर सकती हैं, वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ कर सकती हैं। यही बेसिक होता है, या तो किसी इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये एक लीगल राइट है ओवर फॉरेस्ट लैंड, जिससे हैबिटेशन, कल्टीवेशन और रिसोर्स कलेक्शन का एक प्रूफ मिलता है लोगों को, ठीक है। इसको एक बार विड्रॉ नहीं किया जाता, एक बार जब ग्रांट कर दिया जाए। मैंने आपको पहले ही बताया फॉरेस्ट राइट एक्ट में कोई भी ऐसी मेंशनिंग नहीं है कि अगर किसी को एक बार फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंडर में कोई भी ग्रांट कर दिया है टाइटल तो उसको विड्रॉ कर सकते हो, ये बिल्कुल भी मेंशन नहीं है। इस वजह से ये टॉपिक इतना ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। अब फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं तो ये 2006 में एक एक्ट आया था, वर्ड ही समझिए, एक्ट है जिसमें फॉरेस्ट राइट, जंगल के अधिकारों पे बात की गई है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, रिकॉग्नाइज होता है फॉरेस्ट में जो शेड्यूल्ड ट्राइब, ऑलरेडी आपको समझा दिया, जो डिफरेंट ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, जंगलों में रहने वाले लोग होते हैं, उनके पास अधिकार दिए जाते हैं कि आप फॉरेस्ट लैंड को और उस जंगल के रिसोर्सेस को
यूज़ कर सकते हैं। अगर टाइप्स ऑफ राइट बात की जाए तो इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट आपको अभी बताया, देखिए यहाँ पे मैंने समझाया, इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट और कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट, ठीक है, ये होता है। इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस कैसे होता है, पहले ग्राम सभा इसमें मेन रहेगी, ठीक है, फिर सब डिविजनल लेवल पे आपकी कमेटी बनेगी, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होगी। ऐसे ही इम्प्लीमेंटेशन होता है पूरे फॉरेस्ट राइट का। सिग्निफिकेंस क्या होता है, जो लाइवलीहुड होती है लोगों की, जो लोगों का हैबिटेशन होता है वो बहुत ही सेफ गार्ड हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित हो जाता है। जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं जंगलों में उनको मजबूती मिलती है, तो फॉरेस्ट गवर्नेंस भी होता है इसमें। फॉरेस्ट गवर्नेंस की बात की जाए, ध्यान रखना हेल्थ गवर्नेंस भी आपको रिसेंटली मैंने आर्टिकल में समझाया था, हेल्थ गवर्नेंस क्या होती है। उसके अंदर मैंने आपसे डिटेल डिस्कशन किया था कि हेल्थ गवर्नेंस में किस तरीके से हमें काम करना होगा कि एक प्रॉपर तरीके से जो लोग हैं ग्राउंड लेवल पे, हेल्थ फॉर ऑल, प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी सबके पास पहुंच सके, ठीक है। तो गवर्नेंस जहां भी है तो ये समझिए कि डिसीजन मेकिंग जब हेल्थ के रेफरेंस में की जाए हेल्थ गवर्नेंस है, और जब गवर्नेंस या फिर डिसीजन मेकिंग पॉलिसी के लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे फॉरेस्ट के रेफरेंस में की जाए तो वो आपका फॉरेस्ट गवर्नेंस कहलाएगा, ठीक है। बेसिक यही मतलब होता है। फिर लिमिटेशन देखा जाए तो देखो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में आ तो गया, बट इसमें इसका जो इम्प्लीमेंटेशन था उसमें काफ़ी डिलेज देखे गए। जो रिकॉर्ड थे उसमें डिस्प्यूट्स थे, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल ऑलवेज ऑन टॉप, हमेशा कभी भी कोई चीज़ अगर कहीं नहीं हो पाती उसमें ब्यूरोक्रेटिक हर्डल एक बहुत बड़ा रीज़न बन के आता है, ठीक है। यूपीएससी 2019 में सवाल है, मैं आपको समझाता हूँ क्या सवाल आया था। Consider the following statement. As per recent amendment to Indian Forest Act 1927, forest dwellers have the right to fell the bamboos grown on forest areas. कभी भी अगर स्टेटमेंट में कोई भी चीज़ लिखी हुई है जो कि हल्का सा लग रहा है कि यहाँ पे नुकसान हो रहा है, तो उस चीज़ को ध्यान रखिए, यूपीएससी गलत कर सकता है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बेसिकली। एज पर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट dwellers एक्ट 2006, बैम्बू इज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये बिल्कुल सही है। क्यों, मतलब अपने आप से पूछिए क्या नहीं हो सकता माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, खुद सोच के देखिए, ठीक है। द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट 2006 अलाउज ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू फॉरेस्ट ड्वेलर्स, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। 2 and 3 इज द राइट वन। एक बार सिर्फ आप एक बार ना इस स्टेटमेंट को 1 से 2 बार पढ़िए और देखिए वाइब कैसी आ रही है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप हर एक चीज़ जो भी स्टेटमेंट में दी गई होगी वो आप पूरी तरीके से आपने पहले पढ़ा होगा। देयर आर हाई चांसेस कि आप जो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं वो एब्सोल्युटली न्यू है, वो किसी बुक से बिलोंग ही नहीं करेगा। तो वहाँ पे आपको कंप्लीट कॉमन सेंस का सहारा लेना पड़ेगा, और यूपीएससी जो सर्टेन ट्रैप्स का यूज़ करती है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कभी एकदम एक्सट्रीम निगेटिव टर्म यूज़ कर देते हैं, एक्सट्रीम पॉजिटिव आ जाता है, तो एक्सट्रीमिटीज़ कैसे होती है, बाय राइटिंग एनी, बाय राइटिंग ओनली, बाय राइटिंग नन, ये सारे तरीके होते हैं जिससे यूपीएससी करती है। और एफर्मेटिव सेंटेंसेस सम लिख देते हैं, ये सारे क्या होते हैं, इससे पता चलता है कि यूपीएससी थोड़ा ब्रॉड लेवल पे जा रहा है या फिर बहुत ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो जो बहुत ही ब्रॉड स्टेटमेंट होंगे या बहुत ही कॉन्ट्रैक्टेड होंगे उसको आपको बड़े ही ध्यान से पढ़ना होगा, तभी आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा, ठीक है। क्योंकि एक प्रैक्टिकली सोचिए, अगर एक क्वेश्चन के अंदर 2 स्टेटमेंट है या मोटा मोटा 3 स्टेटमेंट मान लेते हैं, ठीक है, तो टोटल 100 क्वेश्चन में कितने स्टेटमेंट हो गए, 300 स्टेटमेंट। तो अब ये 300 स्टेटमेंट जो आपको मिलेंगे, या तो वो स्टेटमेंट एब्सोल्युटली राइट है या तो वो स्टेटमेंट एब्सोल्युटली रॉन्ग है। अब ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, और वो करने के लिए आपको सर्टेन यूपीएससी का तरीका पता होना चाहिए। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप सब चीज़ बुक से पढ़ लोगे। 300 स्टेटमेंट, इसमें से हार्डली 100 स्टेटमेंट्स होंगे जो आप बुक से पढ़ सकते हो, बाकी 200 स्टेटमेंट वुड नॉट बी फ्रॉम बुक, वहाँ पे आपकी कॉमन सेंस आएगी इस्तेमाल, ठीक है। यूपीएससी 2013 में सवाल आया, अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर Act 2016, who shall be the authority to initiate the process for determining the nature of extent of individual or community forest right। अब आपको मैंने अभी बताया कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है। आप देखिए यहाँ पे what did I write over here, ग्राम सभा, वही सेम चीज़ यहाँ पे दे रखे हैं, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तहसीलदार और ग्राम सभा। तो आंसर इज ग्राम सभा। एक बार दोबारा पढ़िए कि ये जो ट्रेडिशनल आपका शेड्यूल्ड ट्राइब का जो एक्ट है 2016 का, किसके पास अथॉरिटी है कि वो इनिशिएट कर सकता है प्रोसेस को, जिससे नेचर या एक्सटेंट इंडिविजुअल और फॉरेस्ट कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट या दोनों का डिटरमाइन होता है। तो ऑब्वियसली बात है ग्राम सभा, ठीक है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है कंचा गची बाउली फॉरेस्ट के ऊपर। तेलंगाना गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 100 एकर्स ऑफ एक फॉरेस्ट है जिसका नाम है कंचा गची बाउली, जो कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास है, उसको क्या किया है, क्लियर करने की बात की है, जो कि आपका
उसका रीज़न क्या था कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था। इससे बहुत ज़्यादा क्या हुआ, प्रोटेस्ट ट्रिगर हुआ कि आपने 100 एकड़ ऑफ फॉरेस्ट को काट दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या था, सीजीआई जो उस समय चंद्रचूड़ थे, उन्होंने इस चीज़ को कहा कि भाई साहब जो फॉरेस्ट हैं उनको दोबारा रिस्टोर करना होगा। ये चीज़ स्ट्रेट अवे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दी। उन्होंने कहा आईटी पार्क को कहीं और भी बनाया जा सकता है, और उसको कहा कि जितने फॉरेस्ट के ये इन्होंने पेड़ काटे हैं इनको दोबारा रीप्लांट करिए, और जो भी रिस्टोरेशन प्लान होगा ये बहुत ही बैलेंस डेवलपमेंट होना चाहिए और इसमें सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि बस आप लाके छोटे छोटे पौधे लगा दोगे, जितना कटाई की है आईटी पार्क बनाना था उसको दोबारा रीस्टोर करो। साथ ही साथ वार्निंग भी दी स्टेट को कि भैया आपको पहली बात तो रिस्टोर करना होगा, नहीं तो आपको जितने भी ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व हैं उन सबको जेल भेजा जाएगा। ये स्ट्रेट अवे, देखिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने कही है, ठीक है। और मार्च 4 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑल ओवर नेशन वाइड में जो फॉरेस्ट कवर का डिप्लेशन है उसको कटाई स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दी। उन्होंने कहा अगर होना है तो प्रॉपर स्ट्रिक्ट प्रोसेस से होगा। तो इसमें स्टेट एश्योरेंस भी आया उसकी तरफ से कि भाई साहब हम लोग जो भी कंप्लायंस सुप्रीम कोर्ट ने दी उसको मानेंगे। तो ये कंचा गची बावली फॉरेस्ट केसेस को आप सिर्फ अपने मेंस में यूज़ कर सकते हो बेसिकली, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट कितना स्ट्रिक्ट स्टैंड लेता है। कभी क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है कि आपसे पूछ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की पावर किस तरीके से, बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट स्ट्रिक्ट डिसीजन लेता है, तो वहाँ पे आप रोज बोल सकते हैं देखिए कितना स्ट्रिक्ट, चीफ सेक्रेटरीज जितने भी ऑफिशियल्स हैं उन सबको जेल भेजने तक की बात मेंशन कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये शो करता है कि जुडिशरी आज भी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर हम देखा जाए इसका एडवर्स इम्पैक्ट क्या होगा, एडवर्स इम्पैक्ट ये जो कंचा गची बावली फॉरेस्ट में जो गिराया गया इसका एडवर्स इम्पैक्ट क्या, पहली बात तो एनवायरमेंटल लॉस हुआ, ठीक है। 100 एकर्स ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी जो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी, इकोसिस्टम जो था वो पूरी तरीके से नुकसान में आ गया, ठीक है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट और एयर जो पॉल्यूशन होता है वो भी इंक्रीज हो गया। व्हाट इज अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट मतलब क्या होता है, मान लो ये आपका अर्बन एरिया है, ठीक है, यहाँ पे पहले बहुत सारे पेड़ थे, इन सभी पेड़ों को काट दिया गया, तो अब क्या होगा यहाँ पे कंक्रीट बिल्डिंग्स बन जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोकल क्लाइमेट होगा ना ये बहुत ही गर्म हो जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं एक आइलैंड बन जाएगा छोटा सा, जिसमें आसपास की जो बिल्डिंग होगी वो बहुत गर्म होंगी और ये एरिया जो सरफेस का होगा ये भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। ये कब होता है, जब बहुत बड़े लेवल पे बायोडाइवर्सिटी का लॉस किया जाता है। जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा रिचार्ज होने से, सॉइल की स्टेबिलिटी इन्वर्सली इंपैक्ट होगी। सोशल इंपैक्ट देखा जाए तो जो ग्रीन स्पेस है, जो आसपास की कम्युनिटीज़ जंगल मतलब बोलते हैं नियर बाय एरियाज़ में आती हैं घूमने टहलने, उसका लॉस हो जाएगा। कल्चरल और इकोलॉजिकल हेरिटेज उसका इरोजन हो जाएगा। अगर हम देखा जाए कि इसका लीगल गवर्नेंस कंसर्न क्या है, तो इससे क्या होगा कि ये कहीं ना कहीं जो ये वायलेशन है एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इतना स्टर्न स्टैंड पहले नहीं लिया था। सुप्रीम कोर्ट सेट कि हाँ आप थोड़ा ध्यान से करो, लेकिन इन लोगों ने फिर भी फॉरेस्ट को काटा, तो इस वजह से ये एक एडवर्स इम्पैक्ट है उस चीज़ का, ठीक है। बट स्टिल ये एक तरीके से बोलते हैं ना, एक एग्जाम्पल भी सेट करता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई चीज़ बहुत ही एफर्मेटिव फॉर्म में बोली है तो दैट डज नॉट मीन कि आप उसको फॉलो नहीं करोगे अनलेस एंड अनटिल सुप्रीम कोर्ट बहुत ही स्ट्रिक्ट उस पर कॉल देगा। सोल्यूशन देखा जाए, रिस्टोरेशन पहला सोल्यूशन है, ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट साइट ये एक सोल्यूशन है, सस्टेनेबल प्लानिंग होनी चाहिए और लीगल एनफोर्समेंट होना चाहिए। लीगल एनफोर्समेंट पहली बात तो जो सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटेड कमिटीज़ होती हैं उसका एक प्रॉपर तरीके से वो मॉनिटरिंग करे, और केवल ये कंचा गच्ची बावली तक नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए ऑल ओवर इंडिया पे, जिससे जो कभी भी बोलते हैं ना आप कह सकते हैं इस तरीके से अनमॉनिटर्ड या अनमॉनिटर्ड डिस्ट्रक्शन जहाँ पे हो, जहाँ पे प्रॉपर मॉनिटरिंग ना हो रही हो, फॉरेस्ट कैसे कहाँ पे कैसे गिर रहा है, वो सारी चीज़ों को एक अच्छे तरीके से देखा जाए, समझा जाए, जिससे ये पता लग सके कि फॉरेस्ट अगर ऐसे तो नहीं सिर्फ काट दिए जा रहे हैं बिना ये समझे हुए कि इसका इन्वर्स इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है। ये स्टेट की भी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनफैक्ट बनती है कि फॉरेस्ट जो गिराए जा रहे हैं उसका इन्वर्स इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन के ऊपर। तो इन स्पेस, ये ध्यान रखना, इन स्पेस नाम की कंपनी है, ठीक है। इन स्पेस सेलेक्टेड पिक्सल स्पेस, ठीक है, पिक्सल स्पेस नाम की कंपनी है जिसको सेलेक्ट किया गया है कि वो अब एक तरीके से पार्टनरशिप करेगी, किसके साथ, इसरो के साथ पार्टनरशिप होगी और डिफरेंट फर्म के साथ पार्टनरशिप होगी, और क्या होगा, डिज़ाइन करेगी, बिल्ड करेगी और ऑपरेट करेगी इंडिया का पहला इंडिजिनस कमर्शियल
अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन। अब मैं आपको इसको बहुत, ये लिखा था लेकिन आपको बहुत ही लेमन भाषा में समझाता हूँ, ठीक है कैसे ये। आप ये समझो कि मान लो ये कंपनीज हैं, ठीक है, ये सब कंपनीज के नाम है, ठीक, अभी के लिए समझ लो। अब इन सब कंपनीज ने अपनी अपनी सैटेलाइट्स मान लो बना ली, ठीक, ये इन्होंने 1 2 3 4 5 सैटेलाइट बना ली। तो अब इन 5 सैटेलाइट को जब एक रॉकेट के साथ बोलते लॉन्च करके स्पेस में भेज दिया जाएगा, ये क्या है, आपका स्पेस है। यहाँ पे जब ये 5 की 5 सैटेलाइट एक साथ चलेंगी तो एक कॉन्स्टलेशन कहलाएगा, दैट इज इट, यही समझना है आपको। तो अब हो क्या रहा है कि जब ये 5 सैटेलाइट्स एक तरीके से किस पे जा रही हैं, क्या गवर्नमेंट ने भेजा है? नहीं, ये सब एक तरीके से पीपीपी मॉडल पे हैं, जो कि पब्लिक भी है, इसमें पब्लिक मतलब गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, प्राइवेट भी इन्वॉल्व है। तो इस मॉडल पे जब यहाँ पे रहेंगी, इसी वजह से इसको फर्स्ट कमर्शियल कहा गया, ठीक है। अभी तक गवर्नमेंट जो भी लॉन्च करती थी उसका पर्पस कहीं ना कहीं सोशल होता था, बट अब ये जो लॉन्च होगा इसमें क्या होगा, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को शो करेगी कि यहाँ पे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स या प्राइवेट स्टार्टअप्स भी शामिल होंगे, ठीक है। इसका जो प्रोजेक्ट ओवरऑल दैट इज 1200 करोड़ इन नेक्स्ट 5 ईयर इन्वेस्ट होगा इसमें। 12 एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन क्या होगा, ये 5 सैटेलाइट्स ऊपर गई हैं, डिफरेंट प्राइवेट फर्म्स ने लगाया है, तो इसका एप्लीकेशन क्या होगा? पहली चीज़ तो क्लाइमेट चेंज की मॉनिटरिंग होगी, डिजास्टर का मैनेजमेंट देखा जाएगा, एग्रीकल्चर मैरीन सर्वेलेंस किया जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी देखी जाएगी, अर्बन प्लानिंग अच्छे से होगी, और ग्लोबल जियो स्पेशल इंटेलिजेंस भी होगी। इसका मतलब क्या है, जो आपकी धरती है, अर्थ है, ठीक है, उसकी मॉनिटरिंग वहाँ पे किस तरीके से काम हो रहा है उसको ढंग से किया जा सकेगा। ये सारे एप्लीकेशन है, किस चीज़ के एप्लीकेशन, जो ये कमर्शियल अर्थ अब ये जो 5 भेजे जा रहे हैं, कोई ना कोई तो ऑब्जेक्टिव होगा ना, तो ऑब्जेक्टिव वो लोग फुलफिल करेंगे, कौन से, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या होगा, ये हाई रेजोल्यूशन इंडिजीनियस सैटेलाइट डेटा मिलेगा सबसे पहले। अभी तक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिलाई करते हैं बाहर की फर्म्स पे, रिलाई करते हैं बाहर जो सैटेलाइट्स लॉन्च हैं उनसे डेटा लेते हैं, बट अगर ये मॉडल सक्सेसफुल होगा तो उससे इंडिजीनियस डेटा हमारे पास मिलेगा, ठीक है। हमारा रिलायंस फॉरेन सोर्सेस पे कम होगा, डेटा सॉवरेनिटी हमारी बढ़ेगी। जैसे ही डेटा सॉवरेनिटी का नाम आए, आपके दिमाग में ऑन स्पॉट आना चाहिए, डेटा सॉवरेनिटी का कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड एक आर्टिकल था जहां मैंने समझाया था इंडिया ने यूएस के साथ जो ट्रेड डील साइन की है, वहां पे एक प्रॉब्लम निकल के आ रही थी, वो है डेटा सॉवरेनिटी, कि जो हमारा डेटा है अगर हम उसको एज इट इज शेयर कर देंगे यूके के साथ, तो क्या हमारे डेटा की सॉवरेनिटी बची रह जाएगी या नहीं बची रह जाएगी। आपको आई थिंक आर्टिकल याद आ रहा होगा क्या वो आर्टिकल है, ठीक है। फिर है, ये एक माइलस्टोन को मार्क करता है इंडिया की प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री में, उसकी कैपेबिलिटी को, कि किस तरीके से प्राइवेट जो इंडस्ट्री होती है स्पेस की, वो बहुत ही लार्ज स्केल लेवल पे टेक ड्रिवन मिशंस को भी अच्छे से कर सकती है, ठीक है। तो ये इसका प्रॉपर मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर दी। इसका बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट इन द सेंस क्या बेनिफिट होगा, ये जो सैटेलाइट जाएगी, पहला बेनिफिट तो हाई रेजोल्यूशन डेटा, रियल टाइम ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है। अगर सेक्टोरल एप्लीकेशन देखा जाए, एग्री, एनवायरमेंट, मैरीन, अर्बन, इन सब में ये जो सैटेलाइट्स जाएंगी वो बेनिफिशियल होंगी। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता दी, लेकिन यहाँ मैंने सेपरेट इसलिए बताया ताकि आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क बना रहे कि बेनिफिट्स को किस तरीके से लिखते हैं एक्चुअल में, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जब भी मीन्स में आएगा वहाँ पे आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछेंगे, व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हाई रेजोल्यूशन डेटा मिलेगा, ये आपको रियल टाइम ऑब्जर्वेशन, सेक्टोरल एप्लीकेशन और ग्लोबल मार्केट, कहीं ना कहीं हम लोग अपना जो डेटा है उसको सेल भी कर सकते हैं, फिर इवेंचुअली एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम लोग को, ठीक है। डेटा सॉवरेनिटी, हमारी डिपेंडेंस फॉरेन सैटेलाइट इमेजरी पे कम होगी। अब सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, क्योंकि यही एक मेन पार्ट था, इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन भी था, सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है क्या। पहली बात देखा जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जो प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री है वो बूस्ट होगी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी ही। रिसोर्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी, जो लैंड है, वाटर है, डिजास्टर रिसोर्स मैनेजमेंट अगर ये ढंग से होगा तो लोग अक्सर जो फ्लड में या डिजास्टर में उन पे एक इन्वर्स इम्पैक्ट होता है, अक्सर वो लोगों का लॉस हो जाता है, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज हो जाएगी। कैसे, क्योंकि हमारे पास अच्छे खासे डेटा होंगे, और कैसे होंगे, क्योंकि हमने सैटेलाइट्स लॉन्च किए। आप देख रहे हैं सोशो इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी, क्योंकि हमें अगर हम ऊपर सैटेलाइट से देख पा रहे हैं कि भैया यहाँ से फ्लड आ रहा है, यहाँ पे फार्मर्स हैं, तो हम लोग पहले एडवाइस दे सकते हैं। हम देखेंगे ऊपर से इस बार सूखा पड़ने वाला है, सॉइल की जो इमेजरी डेटा होता है वो देख करके हम बता सकते हैं कि हाँ भैया सॉइल में कितना कैसे पानी की ज़रूरत है। तो अगर फार्मर को एडवाइस करेंगे तो फार्मर एक अच्छा खासा डिसीजन ले सकता है, और जब फार्मर एक वेल प्लान्ड और डेटा एनालिसिस के ऊपर बेस्ड डिसीजन लेगा तो उससे यील्ड या जो प्रोडक्टिविटी है
वो अच्छी होगी, लॉसेस कम होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी और अच्छा होगा, जो सस्टेनेबल अर्बन और रूरल प्लानिंग है उसको और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। ये सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। किस चीज़ का इम्पैक्ट? जो ये प्राइवेट आपका अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट रहेगा। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा इसको सोशल जस्टिस एंगल से भी देखिए क्या होगा। ये तो सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, लेकिन अब सोशल जस्टिस कैसे होगा? अब आपको देखो, सोशल जस्टिस में समझाता हूँ होता क्या है। कभी भी आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो सिंपल एक बेसिक तरीका रखिए। सोशल मतलब क्या होता है? समाज, सिंपल यही होता है, समाज मतलब होता है उसका। अब मैं पूछूं समाज में क्या क्या दिक्कतें हैं, समाज की दिक्कतें बताओ, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप अपने समाज की दिक्कत बताओ, तो आप बोलोगे सर एजुकेशन पहली दिक्कत है, राइट। फिर आप बोलोगे सर दूसरी दिक्कत है हेल्थ की दिक्कत, ठीक है। तीसरी दिक्कत है पॉवर्टी की दिक्कत। फिर बोलोगे सर एक और दिक्कत आती है जो कि मतलब जो आपके समाज में दिक्कतें हो रही हैं, डिजास्टर भी एक दिक्कत है कि नहीं? तो ये सारी क्या है, समाज में दिक्कतें हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सोशल चैलेंजेस। अब अगर हमें इस दिक्कतों को खत्म करना है तो आप क्या बोलोगे? समाज में न्याय दिलाना है आपको, ये तो बात होती है, तो उसको क्या बोलेंगे? सोशल जस्टिस ही तो बोलेंगे, है कि नहीं? तो जब मैं सोशल जस्टिस की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं एजुकेशन में जो प्रॉब्लम्स है उनको सही करने की, हेल्थ में जो प्रॉब्लम्स है उनको सही करने की, है कि नहीं? पॉवर्टी को सही करने की और डिजास्टर का जो मैनेजमेंट है उसको सही करने की। तो आप देखिए कि ये जो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है किस तरीके से ये सोशल जस्टिस को ढंग से प्रोवाइड करेगी, है कि नहीं? कैसे सोशल जस्टिस को प्रोवाइड कर सकती है। तो आप इसको देखिए, इंक्लूसिविटी बढ़ेगी। अगर डेटा ड्रिवन पॉलिसीज होंगी तो उससे क्या होगा, जो मार्जिनलाइज्ड रीजन है उसमें डेवलपमेंट होगा, डेफिनेटली होगा, है कि नहीं? जब मार्जिनलाइज्ड जो एरिया है वहां पे डेवलपमेंट होगा तो जो पॉवर्टी है क्या वो कम नहीं होगी? देखिए, क्या उससे पॉवर्टी कम नहीं होगी? बिल्कुल कम होगी। डिजास्टर रिलीफ में इक्विटी होगी। हम लोग डिजास्टर को जो रिलीफ एक्टिविटीज या फिर जो रिलीफ के स्टेप्स गवर्नमेंट लेती है उसको वो और अच्छे से ले पाएगी, तो उससे जो वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं जो अफेक्ट हो जाती हैं निगेटिवली उनको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा, एम्पावरमेंट बढ़ेगा। और वुमेन एम्पावरमेंट भी एक कहीं ना कहीं सोशल इशू है कि नहीं? तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं, लोकल बॉडीज हैं, यहाँ पे वुमेन भी आप लिख सकते हो, इन सबको एक कहीं ना कहीं एम्पावरमेंट मिलेगा। कैसे? क्योंकि सबके पास एक अच्छा खासा डेटा आएगा फ्रॉम सैटेलाइट, उनको पता रहेगा काम कैसे कहाँ पे करना है। आई होप आपको सोशल जस्टिस एंगल अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं चैलेंज क्या है। पहला सबसे बड़ा चैलेंज है कि इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट काफ़ी है, 1200 करोड़। टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, एडवांस्ड R&D की ज़रूरत है, स्किल्ड वर्कफोर्स की ज़रूरत है। डेटा सिक्योरिटी रिस्क भी एक बहुत बड़ा है कि मे बी ऐसा हो सकता है साइबर थ्रेट्स या फिर जो सेंसिटिव जियोस्पेशियल डेटा होते हैं उसका मिसयूज़ हो। रेगुलेटरी हर्डल्स भी हो सकते हैं, अगर प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं होता है तो उसमें कहीं ना कहीं ये मॉडल अच्छे से वर्क ना कर पाए। मार्केट कॉम्पिटिशन ये भी कहीं ना कहीं, क्योंकि ग्लोबल ऑलरेडी अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स हैं। अगर अब देखा जाए तो जो इलॉन मस्क की कंपनी है वो ऑलरेडी काफ़ी उन्होंने अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रखा है। तो हमारा कंपटीशन ऐसा नहीं हमसे होने, हमारा कंपटीशन बहुत ही ब्रॉड लेवल पे है, तो उस पर इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा लगेगा। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, ठीक है। इन चैलेंज का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है, देखो मैं ब्रॉड इसलिए करता हूं जिससे आपको एक तरीके से ना समझ में आए, दूसरे तरीके से समझ में आए। सोल्यूशन क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए कि पब्लिक प्राइवेट दोनों साथ में मिले, गवर्नमेंट सब्सिडी दे, प्राइवेट का R&D अच्छा खासा हो, कैपेसिटी बिल्डिंग हो, ट्रेन किया जाए सैटेलाइट टेक में, डेटा एनालिटिक्स में, AI में लोगों को, जिससे और अच्छे तरीके से R&D हो सके। डेटा पॉलिसी को बहुत अच्छा बनाया जाना चाहिए, जिससे बोलते हैं ना डेटा शेयरिंग, प्राइवेसी और सिक्योरिटी किस तरीके से होंगी वो सारी चीज़ें पहले से पॉलिसी में होनी चाहिए। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होना चाहिए कि किस तरीके से हम टेक का ट्रांसफर कर रहे हैं, मार्केट एक्सेस मिलना चाहिए, इंक्लूसिव एक्सेस मैकेनिज्म होना चाहिए कि डेटा जो है वो पहली बात तो अफोर्डेबल होना चाहिए। ये ना हो कि मान लो इस आपको बोलते हैं ना इनको डेटा मिलना स्टार्ट हो चुका है, लेट्स से सैटेलाइट लॉन्च हो चुकी है, अब ये डेटा को ये जो कंपनीज हैं बहुत ही हाई कॉस्ट पे बेच रही हैं, तो ये चीज़ें ना हो, ठीक है। कहीं ना कहीं इनका इस तरीके से यूज़ होना चाहिए कि पब्लिक वेलफेयर हो, डिजास्टर का मैनेजमेंट हो, और ये तब होगा जब PPP मॉडल को अच्छे तरीके से अडॉप्ट किया जाएगा, जब गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से मदद करेगी प्राइवेट कंपनीज की, तो प्राइवेट कंपनीज को सब्सिडी मिलेगी, उनको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, तो पब्लिक वेलफेयर होगा ही होगा, ठीक है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? RBI ने क्या किया है? RBI ने सर्टेन गाइडलाइंस दी हैं, ठीक है। RBI के पैनल जो सेटअप किया गया था जिसमें फ्रेमवर्क बताने की बात की गई थी कि आप बताइए कि फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एनेबलेंट ऑफ
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फाइनेंशियल सेक्टर, इसलिए बोलते हैं आरबीआई का जो फ्री एआई कमेटी थी उसकी रिपोर्ट आई है। फ्री एआई का मतलब क्या है, ये है फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फाइनेंशियल सेक्टर, तो उसकी रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में जो कोर एम था वो क्या है कि एआई का जो मेन पावर है, उसकी जो पोटेंशियल है उसको पूरी तरीके से हार्नेस करना, उसको कंप्लीटली यूटिलाइज करना, जिससे जो रिस्क है उसका मिटिगेशन हो सके और जो एआई का यूज़ है वो एथिकल हो सके। ये एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है। अगर देखा जाए इसके कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल की बात, तो पहला तो जो प्रिंसिपल रखा गया है कि हमें इसकी फाउंडेशन पे, बोलते ना ट्रस्ट, एक फाउंडेशन, अगर कोई भी एआई अगर बन रहा है तो उसमें सबसे पहला क्या है, उसकी फाउंडेशन स्टार्ट होगी ट्रस्ट पे। जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा पीपल फर्स्ट मस्ट बी द ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है कि हमें इनोवेशन पे ध्यान देना होगा बजाय रेस्टोरेंट के। ये ना हो कि कोई बैंक सिंपल क्या कर रहा है, इनोवेशन कर रहा है, लेकिन फिर वो क्या कर रहा है, जनरली वो रेस्टोरेंट कर रहा है, वो शेयर ही नहीं कर रहा चीज़ों को, जो उसके पास वो जो मार्केट स्ट्रेटजीज को अपना रहा है जिससे दूसरे बैंक का भला, क्योंकि अगर बैंक को कहीं ना कहीं अच्छे खासे एक टेक मिलेंगे तो पब्लिक का भी उससे भला होगा। तो ये चीज़ इस गाइडिंग प्रिंसिपल में डाली गई है। अब जो 7 सूत्रास लिखे हुए हैं यहाँ पे, इन सभी सूत्रास को आप रट लीजिए, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ आप अपने आंसर में लिख सकते हो। फेयरनेस एंड इक्विटी, आप इसको और बड़े लेवल पे लिख सकते हो कि जो भी एआई का मॉडल हो वो फेयर होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। जो भी डिज़ाइन एआई का बैंक अगर कोई बना रहा है, मतलब पॉइंट ये है कि जो बैंक एआई का यूज़ करते हैं, अगर आप लेट्स से आईसीआई बैंक यूज़ करें तो वहाँ पे एआई आप चैट बॉट दिखेगा आपको, या डिफरेंट बैंक ने अपना खुद का एआई बॉट निकाल दिया है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि उस एआई को बनाने के लिए कुछ सूत्र रहें, और ये सारे सूत्र हैं उसके, सेफ्टी होना चाहिए, रेजिलियंस होना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए। तो इन सब सूत्रों का या फिर इन प्रिंसिपल का सहारा लेकर ही एआई के मॉडल को बनाया जाना चाहिए, जिससे लोगों का भला हो सके, और मेन चीज़ क्या है, एआई का मेन जो पोटेंशियल है वो हार्नेस किया जा सके, राइट। चलो, स्ट्रैटेजिक अप्रोच क्या रखा गया है, ये रखा गया है कि भाई जो इनोवेशन है वो इनोवेशन इस तरीके से किया जाए कि रिस्क जितने हैं वो कम हो सके, साथ ही साथ आपकी जितनी प्रॉब्लम्स है बैंकिंग सेक्टर में, फोकस होना चाहिए कि प्रॉब्लम कैसे खत्म हो, जो लोग जनरली प्रॉब्लम फेस करते हैं, और जो रिस्क होते हैं वो मिटिगेट हो सके। अगर देखा जाए 6 स्ट्रैटेजिक पिलर्स क्या हैं, वही सेम चीज़ इनोवेशन का एनेबलेंट होना चाहिए, ठीक है, इनेबलमेंट होना चाहिए। कैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी और कैपेसिटी, इन 3 तरीके से, ठीक है। रिस्क मिटिगेशन कैसे होगा, गवर्नेंस, प्रोटेक्शन और एश्योरेंस, दोनों चीज ध्यान रखिए। मतलब बैंक किस तरीके से इनोवेशन कर सकता है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा बनाएगा, जब पॉलिसीज वैसी बनाएगी, और कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, मतलब अच्छी खासी वर्कफोर्स ऐसी होगी जो कि प्रॉपर तरीके से काम करे। रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं, गवर्नेंस, प्रोटेक्शन, एश्योरेंस के साथ। टोटल 26 रिकमेंडेशंस दी हैं। की रिकमेंडेशंस में इनोवेशन के लिए क्या दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए उसका डेमोक्रेटिक एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। रिस्क कंट्रोल के क्या बोला कि जो पॉलिसीज होंगी एआई की वो बहुत ही कंप्लीटली अप्रूव्ड, बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बस अगर एक बैंक में एक इंसान को लगा कि हमें इस तरीके से एआई को बनाना है तो बस उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो अप्रूव्ड होना चाहिए सभी स्टेक होल्डर्स के द्वारा कि ये एआई पॉलिसी हम बनाने जा रहे हैं, इस तरीके से हम कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक मैंने रिकमेंडेशंस भी आपको प्रोवाइड कर दी। अब मैं देखूं करंट चैलेंजेस हैं क्या बैंकिंग में ड्यू टू एआई। तो पहला क्या है, अक्सर हर एक बैंक का अपना खुद का एआई होता है और वो एआई को अपने तरीके से बनाते हैं, ठीक है। मान लो एक आईसीआईसीआई बैंक का एआई है, दूसरा स्टेट बैंक का एआई है। तो आईसीआई ने जो अपना एआई बना होगा उस पर डेटा अपने हिसाब से ट्रेन किया होगा उस एआई को, एसबीआई ने अपने तरीके से ट्रेन किया होगा। तो कहीं ना कहीं आईसीआई का डेटा बायस होगा उनके तरफ कि हमारा बैंक अच्छा है, एसबीआई का अपनी तरफ बायस होगा। तो एआई में जो अभी करंट चैलेंजेस ये हो रहा है कि बैंक अपने अपने बोलते हैं ना अपने फेवर तरीके से, या फिर जो चीज़ उनको बेनिफिट दे सकती है वो उसके अकॉर्डिंग वो लोग बनाते हैं, ट्रेन करते हैं डेटा में, ठीक है। जिससे क्या होता है, अनफेयर लेंडिंग होती है, रिस्क असेसमेंट ढंग से नहीं हो पाता है। अक्सर आप लोग देखेंगे करेंटली इंटरनेट पे बहुत सारे बोलते हैं ना टूल्स बने हैं कि आपका भैया हम सिबिल स्कोर निकाल दें, वो निकाल, सब एआई का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वो लोग ऐसा आपको देंगे जिससे आप इंक्लाइंड हो जाओ लोन लेने के लिए कि आपको नहीं, आपकी सिचुएशन ये है। मतलब उनका प्रॉफिट मोटिव क्या हो रहा है, प्रॉफिट मोटिव है। दे आर नॉट इंक्लाइंड मच इन कि हमें ऐसा करना है कस्टमर को सर्विस हो, कस्टमर को रिलैक्सेशन हो। तो कहीं ना कहीं ये एक चैलेंज है। ट्रांसपेरेंसी सही नहीं है, किस तरीके से एआई में डिसीजन बनाया जा रहा है वो चीज़ कस्टमर को नहीं पता होती। डेटा प्राइवेसी का रिस्क होता है, इतना
अगर लार्ज स्केल पे डेटा एआई में ट्रेन किया जाएगा तो कहीं ना कहीं ब्रीचेस मिसयूज के भी चांसेस हो जाएंगे। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट भी एक रीज़न है, रेगुलेटरी गैप भी एक रीज़न है, क्योंकि अभी करंट लेवल पे कोई भी एआई गवर्नेंस का फ्रेमवर्क नहीं एग्जिस्ट कर रहा है इंडिया की जो बैंकिंग है उसमें कोई भी एआई गवर्नेंस का फ्रेमवर्क नहीं है। तो इसी वजह से आरबीआई ने क्या किया, फ्री एआई को लेके आई। ठीक है, फ्री एआई की जो रिपोर्ट है वो आई है। हाई एंट्री बैरियर है, जो स्मॉल बैंक है, फिनटेक है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो एआई मॉडल्स को बना सकें, वो एआई को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। तो जो बड़े बड़े बैंक होते हैं ना, वो अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अपने एआई को ट्रेन करते हैं। ऑटोमेशन पे बहुत ज़्यादा रिलायंस होता है। ठीक है, अब अक्सर क्या होता है कि अक्सर बैंक ने सोचा कि चलो अब हम अपनी वर्कफोर्स को कम करते हैं, तो एआई मॉडल को ऐसे ट्रेन कर दो कि वो वर्कफोर्स का काम करना शुरू कर दे। तो इससे क्या होता है, अक्सर बहुत सारे एरर्स भी आते हैं। ठीक है, कि फ्रॉड डिटेक्ट प्रॉपरली नहीं हो पाता, या फिर लोन का अप्रूवल बोलते हैं ना, बिना प्रॉपर ह्यूमन टच के ही अप्रूव कर देते हैं लोन एआई के द्वारा, और फिर बाद में उससे लोगों को भी दिक्कत होती है और बैंकिंग सेक्टर में भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये है ओवर रिलायंस ऑन ऑटोमेशन। तो ये सारे रीजंस हैं, ये चैलेंजेस हैं। अब किस तरीके से ये जो चैलेंजेस हैं इसको फ्री एआई का फ्रेमवर्क कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि ये चैलेंजेस ही थे जिसकी वजह से आरबीआई ने फ्री एआई फ्रेमवर्क को प्रोवाइड किया। तो क्या हेल्प होगी, पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर होगा, जो छोटे छोटे बैंक्स हैं उनके पास भी क्वालिटी डेटा मिलेगा। एआई इनोवेशन का सैंडबॉक्स होगा, मतलब इसका क्या है कि प्रॉपर तरीके से जो टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग इन्वायरमेंट होगा। अगर कोई भी नया एप्लीकेशन आ रहा है एआई का जो कि पब्लिक लॉन्च में जा रहा है, तो उसको प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग ढंग से की जाएगी। और ऐसा टेस्टिंग नहीं होगी कि वो बिहाइंड द बोलते हैं कर्टेन होगा, कि पता ही ना चले कि आप पीछे क्या टेस्टिंग कर रहे हो। वो ऐसा होगा जिसमें पब्लिक की बेनिफिट हो, ट्रस्ट बिल्डिंग ऑन टॉप होना चाहिए। इंडिजीनियस एआई मॉडल्स की बात की गई, हमारी डिपेंडेंस फॉरेन टेक पे कम होनी चाहिए, ये मदद करेगा। ठीक है, जो आपका अप्रूव्ड वही सेम चीज़ें जो यहाँ पे चैलेंजेस हैं, उसी चैलेंजेस को आपको इन्वर्स करके सोल्यूशन में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि फ्री एआई फ्रेमवर्क उसी बात करता है। तो जो बोर्ड अप्रूव्ड एआई पॉलिसी की बात होती है कि अगर कोई भी एआई पॉलिसी बन रही है तो ये किसी एक इंडिविजुअल सेंटर स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए। इसमें प्रॉपर जो बोर्ड है बैंक का वो सब इन्वॉल्व होने चाहिए, जिससे अकाउंटेबिलिटी आ सके, केवल एक इन सबकी अकाउंटेबिलिटी हो। ठीक है, गवर्नेंस होनी चाहिए एआई के यूज़ की प्रॉपर तरीके से, ऑडिटिंग होनी चाहिए, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन होना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी और स्ट्रांग होनी चाहिए, इनोवेशन बहुत ही बैलेंस होना चाहिए और रिस्क मिटिगेशन और अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब तरीके हैं जिससे एआई का फ्रेमवर्क हेल्प करेगा जो करंट एआई के चैलेंजेस हैं बैंकिंग सेक्टर में। राइट, आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।